हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम संवैधानिक विकास की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम करने जा रहे हैं 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम में देखते हैं क्या-क्या प्रावधान थे और ये क्यों लाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। मॉर्ले उस समय भारत सचिव थे। भारत सचिव आपको पता है ब्रिटेन में बैठा था, यानी भारत का जो काम देख रहा था वो ब्रिटेन का मंत्री था। और जो वायसराय थे उस समय भारत में, वो कौन थे? मिंटो थे। यानी कह सकते हो मिंटो तो भारत में थे जो कि वायसराय के रूप में थे, और मॉर्ले कहाँ थे? तो ये भारत सचिव थे, ये ब्रिटेन में बैठे हुए थे। ठीक है? ये चीज़ याद रखना। और मिंटो को ही सांप्रदायिक कह सकते हो प्रतिनिधित्व का जन्मदाता भी बोला जाता है, अभी आगे देखेंगे। तो इसमें क्या-क्या प्रावधान थे ये हम देखते हैं। देखो, अगर ये पूछा जाए आपसे कि ये जो अधिनियम लाया गया, जो भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, वो कौन-सी समिति की सिफारिश पर लाया गया? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो कौन-सी समिति थी? अरुणडेल समिति थी। अरुणडेल समिति थी, उसकी सिफारिश पर ये अधिनियम लाया गया था। और इसमें हुआ क्या कि पृथक प्रतिनिधित्व या कह सकते हो पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। यानी कह सकते हो सांप्रदायिक निर्वाचन की यहाँ पर शुरुआत की जाने लगी। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो 1909 के अधिनियम में की गई। और इसमें मुस्लिमों को अलग से कह सकते हो चुनाव के लिए प्रावधान किए गए और मुस्लिमों को अलग से मत देने की बात की गई। देखो, सांप्रदायिकता का मतलब ये है कि उसमें ये कहा गया कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिमों को वोट दे सकते हैं। देखो, इसके पीछे कारण था। कारण ये था, आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। कांग्रेस की स्थापना के बाद में वहाँ पर नर्मदलीय काम कर रहे थे तब से तो। लेकिन 1907 में आप देखते हो सूरत अधिवेशन में कि गरम दल और नरम दल में चीज़ें बँट जाती हैं, यानी कांग्रेस बँट जाती है। और उसके बाद में जो गरम दल था उस समय ज़्यादा एक्टिव था। तो गरम दल और नरम दल कह सकते हो जब कांग्रेस में अलग-अलग हुए तो उसकी कमज़ोरी उठाई। कमज़ोरी का फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने उठाया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग के लिए स्थापना की बात की जा रही है, ठीक है? तो ये जो किसके द्वारा की गई, ये मिंटो का इसमें कह सकते हो हस्तक्षेप था, मिंटो का कह सकते हो उसमें बढ़ावा था। तो यहीं पर इन्होंने माँग की थी कि पृथक न हमें क्या मिले? निर्वाचन का अधिकार मिले, यानी पृथक, यानी कह सकते हो सेपरेट तरीके से निर्वाचन का अधिकार मिले। तो सेपरेट तरीके से निर्वाचन का अधिकार मुस्लिमों को किसमें दिया जा रहा है? तो 1909 के अधिनियम में। तो इसको आप कह सकते हो कि ये हमको विभाजित करने का, यानी भारतीयों को विभाजित करने का एक पहला कदम उठाया इन्होंने, कि वो क्या कर दिया कि यहाँ पर अब वोट के आधार पर भी विभाजित कर रहे थे। करजन ने तो विभाजन किया था बंगाल का, लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ? निर्वाचन में भी विभाजन कर दिया। तो अगर आपसे बोला जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्मदाता किसे बोला जाता है, प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो मिंटो को याद रखना। किसे? मिंटो को। नेक्स्ट इसमें प्रावधान था कि भारतीय सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद, जैसे अभी थोड़े समय पे हमने पहले बताया आपको कि 1892 के अधिनियम में बताया था हमने आपको कि उसमें केंद्रीय जो विधान परिषद थे, उसमें क्या हुआ था कि आप प्रस्ताव रख सकते थे, यानी पूछ सकते थे क्वेश्चन कोई और उस पर बहस कर सकते थे। लेकिन आप अनुपूरक नहीं पूछ सकते थे और ना ही तो बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे। तो अब उसमें बढ़ा दिया गया, तो क्या कर दिया गया? तो बजट पर प्रश्न पूछने की बात की गई और अनुपूरक, यानी जो पूरक प्रश्न या अनुपूरक कह सकते हो काउंटर क्वेश्चन। काउंटर क्वेश्चन पहले 1892 के में तो नहीं दी गई, 1909 के अधिनियम में काउंटर क्वेश्चन करने की भी परमिशन दे दी गई जो भारतीय सदस्य थे उनको, और बजट पर बहस करने की भी बात की गई, ठीक है? और लोक महत्व के जो भी मुद्दे हों उनके बारे में प्रस्ताव भी ला सकते थे, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने, यानी काउंटर क्वेश्चन करने का प्रावधान कौन से अधिनियम में था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में, यानी मौर्य मिंटो सुधार वाले अधिनियम में। अगर हमें देखा जाए कि वायसराय की परिषद में भी अब क्या कर दिया गया, पहली बार भारतीय को शामिल किया गया। वायसराय की परिषद, देखो ध्यान रखना, हमने कई बार आपको बता दिया कि वायसराय 2 तरीके से काम कर रहा था। उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, वो क्या कर रही थी? प्रशासन सँभाल रही थी। लेकिन जो विधान परिषद थी,
वो विधान बनाने का काम करती थी। ध्यान रखना, विधान परिषद के ये हमने सदस्य लिखे हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। वो विधान परिषद के यानी विधि बनाने वाली संस्था के। कार्यकारी संस्था तो उसकी अभी भी 6 मेंबर की ही है। ठीक है, कितने की? 6 मेंबर की है। तो उसी में क्या किया गया, पहली बार किसी भारतीय को उसमें शामिल किया गया, जो कार्यकारी संस्था थी उसकी या कार्यकारी परिषद थी, उनका नाम था क्या? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये किस सदस्य के रूप में? तो ये विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर के रूप में ये नियुक्त किए गए थे उसमें। किसमें? वायसराय की कार्यकारी परिषद में। और ये पहले ऐसे भारतीय थे जो कि उसमें कार्यकारी परिषद में नियुक्त किए गए। नेक्स्ट प्रावधान इसमें किया गया था कि केंद्रीय जो विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। तो अब क्या हो रहा है? धीमे 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 उसकी संख्या बढ़ती जा रही है सदस्यों की। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और इसमें एक और प्रावधान था, ये बहुत कम जगह पर आपको मिलेगा, कि इसमें बात की गई कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों, इनके लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यानी इनको भी कहा गया कि इन्हें भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये बहुत कम जगह पे मिलेगा आपको, तो इसे ज़रूर देख लेना। ये सारी चीज़ें तो हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन फिर इसको भी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और ज़मींदारों को अलग से प्रतिनिधित्व कब दिया गया? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो अब आप लोग याद रखेंगे कि 1909 का अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम 1909। और अगर एक चीज़ और पूछी जाए आपसे कि परिषद अधिनियम में सबसे लास्ट वाला अधिनियम कौन-सा था? तो लास्ट वाला अधिनियम कौन-सा था? 1909 का अधिनियम, ठीक है? और अगर इसको किस नाम से बुलाया जाता है तो मौर्य मिंटो सुधार के नाम से। मौर्य इस समय सचिव थे, भारत सचिव, और वायसराय मिंटो थे। ठीक है? मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया इसमें, और जन्मदाता अगर बोला जाए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का तो मिंटो बोला जाता है। और इसमें पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने और कोई लोक महत्व के मुद्दों को लाने का भी अधिकार दिया गया सदस्यों को। ठीक है? और पहले भारतीय सदस्य जो नियुक्त हुए गवर्नर की कार्यकारी परिषद में, वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। ठीक? इन चीज़ों को हम क्या करें, बार-बार रिवीजन किया करो आप लोग। ठीक है? बार-बार रिवीजन करो और हैंड नोट्स बनाओ अपने, और पीवाईक्यू लगाओ। उसके बाद में फिर कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो चलिए लोग, दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया, अभी तक जो 1909 तक आ रहे थे वो भारत परिषद अधिनियम थे। अब क्या हो रहा है, भारत शासन अधिनियम आ रहा है। और भारत शासन अधिनियम के तौर पर ये 1919 का पहला अधिनियम आया था। इसके बाद में 1935 का अधिनियम आया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रस्तावना ही 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना का काम की। और कई बार पूछा गया है कि 1935 के जो अधिनियम था उसमें प्रस्तावना थी या नहीं थी? तो नहीं थी। इसी की प्रस्तावना जो 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी, वही 1935 में काम की। तो 1919 के अधिनियम को हम देर न करते हुए तैयार करते हैं। तो 1919 का अधिनियम है, उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगर मॉन्टेग्यू बोले जाएँ तो उस समय क्या थे? वो भारत सचिव थे, यानी ब्रिटेन में बैठे थे। भारत मंत्री कह सकते हो। और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। तो कई बार पूछा जाता है कि 1919 का अधिनियम आया, उस समय वायसराय भारत में कौन थे? तो वो कौन हो जाएंगे? चेम्सफोर्ड। और भारत सचिव कौन थे? तो वो माउंटेग्यू हो जाएंगे। माउंटेग्यू उस समय भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। और इसमें अधिनियम में जब जो ये लाया गया, तो इसमें एक बात कही गई कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक आयोग गठित किया जाएगा। उसी आयोग को हम देखते हैं कि वो 10 वर्ष से पहले गठित हो गया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। उसका विरोध भी हुआ था, पढ़ेंगे उसे भी नेक्स्ट में। लेकिन अब हो क्या रहा है, तो इसमें बोला गया कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन की बात की गई, और इसका काम क्या था? इस अधिनियम की समीक्षा करना। अब हम इस अधिनियम में ये देखते हैं कि इसमें परिवर्तन क्या-क्या किए गए। 1919 का जो अधिनियम आया, उसमें स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन किया गया? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत सारा परिवर्तित किया गया था। चाहे तो गृह सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार के कहने का मतलब है, ये हमारे यहाँ पे जो भारत में सरकार थी, वो केंद्र सरकार हो, चाहे भारत में जो ब्रिटिश प्रांतों में सरकार थी, उसमें कोई चेंजिंग की गई हो।
तो चलिए देखते हैं। तो अगर बोला जाए भारत सचिव और उसकी परिषद, यानी कह सकते हो ये क्या थी, गृह सरकार, यानी ब्रिटेन में जो था, ठीक है। और हमने देखा केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल का मतलब ये है कि केंद्र में, यानी जो वायसराय के यहाँ पर विधान बनाने वाली परिषद थी। ध्यान रखना, हमने कई बार आपको बताया है, दो तरह की परिषद थी। एक क्या था, एक विधान बनाने वाली थी और एक कार्य करने वाली, यानी जो कार्यकारिणी थी, और एक क्या थी, विधानमंडल था। तो अब इस समय क्या बनाया जा रहा है, केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया और प्रांतों की सरकारों में भी परिवर्तन किए गए, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि एक-एक करके हम क्या करें, इन्हें तैयार करें। तो सबसे पहले देखते हैं भारत सचिव और उसकी परिषद में क्या-क्या परिवर्तन किए गए। तो इसमें कहा गया कि अब परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 8 से 12 के बीच में रखी जाएगी। कितनी रखी जाएगी? 8 से 12 के बीच में। आपको पता है इससे पहले कितनी थी? 15 थी। तो अब कितनी कर दी? 8 से 12 सदस्यों के बीच की संख्या कर दी। और एक महत्वपूर्ण काम किया गया इसमें कि अभी तक आपको पता है कि 1793 के जो एक्ट आया था, उससे लेकर अभी तक वहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी बैठे थे, यानी भारत के लिए काम कर रहे थे, ब्रिटेन में बैठे थे, उनके लिए वेतन कहाँ से जा रहा था? जैसे हमने बताया था, आप अपने भारत के राजकोष से, यानी जो कंपनी कमा रही थी भारत में, उस राजकोष से जा रहा था। उसे क्या कर दिया गया, अब यहाँ पर खत्म कर दिया गया। तो यही हमने लिखा है कि भारत सचिव और उसके सदस्यों के वेतन कहाँ से दिए जाने लगे? ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने लगे। भारत और ब्रिटिश, जो कह सकते हो भारत सचिव थी उसकी परिषद, ठीक है? ये 15 लोग थे, अब 18 से 12 के बीच में कर दिए गए। अब इन सब का वेतन, भत्ते और इनके कर्मचारियों का सब कुछ कहाँ से दिया जाएगा? ब्रिटिश कोष से दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत सचिव के अंतर्गत जितने भी परिषद में कर्मचारी, सदस्य जो भी काम कर रहे हैं, अब उनका वेतन भारत से नहीं जाएगा, ठीक है? दूसरी बात इसमें की गई कि जो भारत सचिव है, उसकी आय व्यय, वो भारत सचिव है जो भारत की आय व्यय के लिए क्या कर सकता है? एक लेखा परीक्षण कर सकता है, की नियुक्ति कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज के समय में जैसे हमारे यहाँ कैग पाया जाता है, उसी हिसाब से ये भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत में जो सरकार काम कर रही है, उसके लेखा परीक्षण के लिए, उसकी आय व्यय के जाँच के लिए एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट बात की गई कि उच्चायुक्त का एक पद बनाया जाएगा। क्या? उच्चायुक्त का एक पद बनाया जाएगा। और इस पद का काम क्या होगा कि विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं, उनके हितों की बात करना और भारत सरकार के लिए व्यापारिक माहौल तैयार करना। अगर आपसे पूछा जाए उच्चायुक्त का पद कब बना, तो 1919 के अधिनियम में बोला गया था। और 1919 के अधिनियम में भी बोला गया था कि अब भारत सचिव की परिषद के जो भी सदस्य हैं, वेतन, उनके वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएँगे? अब ब्रिटिश राजकोष से दिए जाएँगे, जो कि 1793 से भारत से दिए जा रहे थे। इस चीज़ को हमें क्या है, याद रखना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे भारत में जो केंद्र सरकार थी, यानी कह सकते हो जो वायसराय के अंडर जो सरकार काम कर रही थी, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो उसमें जो केंद्रीय विधानमंडल बना, ठीक है? क्या बना? केंद्रीय विधानमंडल बना। अब इसमें क्या किया गया? द्विसदनात्मक बना, यानी इसके 2 सदन थे, लोअर हाउस और अपर हाउस। आज के समय हमारे पार्लियामेंट में दिखाई देते हैं लोअर हाउस और अपर हाउस। आपको पता है हमने संविधान की अपने की बात की थी कि हमारे पर प्रभाव क्या है? तो संसदीय प्रभाव है। संसदीय प्रभाव अब देखो हमें यहीं से मिल रहा है, ठीक है? इसमें क्या है? 2 सदन मिल रहे हैं। कौन-सा? एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस, ठीक है? तो लोअर हाउस को क्या कहा गया? केंद्रीय विधानसभा कहा गया। और अपर हाउस को क्या कहा गया? तो काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया। तो काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस था, यानी आज के समय की राज्यसभा, और केंद्रीय विधानमंडल आज के समय की लोकसभा थी, ठीक है? ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए इसमें सदस्य कितने-कितने थे? तो केंद्रीय विधानसभा में सदस्य थे 145, और जो कह सकते हो उच्च सदन था, उसमें सदस्य कितने थे? तो 60 थे, यानी 60 थे, ठीक है? देखो अभी आजकल ये क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए हम इतना थोड़ा डीपली करा रहे हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा डीपली तो नहीं कराएँगे क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा, इतना बहुत है, किसी भी पेपर के लिए बहुत है, चाहे तो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है? सबका कवर करेगा। अगर बात बोली जाए आपसे ये सदस्य आते कहाँ से थे? तो इनमें से 104 का तो निर्वाचन हो रहा था, ठीक है? और 41 थे ये क्या न मनोनीत आ रहे थे। इन्हें कौन मनोनीत करेगा? जो वायसराय था,
वो मनोनीत करेगा। अब ऐसे ही उच्च सदन में था, उच्च सदन में 34 थे वो निर्वाचित थे और 26 थे वो मनोनीत यानी नॉमिनेटेड थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सदस्य थे उस सदन में, तो 60 थे। इनका कैसे चुनाव हो रहा था? तो 34 तो निर्वाचित होके आ रहे थे, यानी इनके लिए वोट पड़ के आ रहे थे और 26 मनोनीत होके आ रहे थे। अगर बोला जाए आपको निम्न सदन में यानी लोअर हाउस में, तो 145 सदस्य थे और 104 इसमें निर्वाचित और 41 मनोनीत होके आ रहे थे। अगर बात की जाए कि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना था, तो इसका कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष। और वहीं पर उच्च सदन की बात की जाए तो 5 वर्ष का कार्यकाल था। आज के समय में भी आपको पता है कि राज्यसभा के कार्यकाल में और लोकसभा के कार्यकाल में अंतर पाया जाता है। ठीक है? राज्यसभा का कार्यकाल आज के समय में 6 वर्ष है यानी 6 वर्ष है और लोकसभा का 5 वर्ष है। ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है? हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात की गई केंद्रीय स्तर पर ही कि अब क्या किया जाएगा? शक्तियों का बँटवारा किया जाएगा। शक्तियों का बँटवारा किया जाएगा। अब जब शक्तियों का बँटवारा किया जाएगा तो किस-किस में किया जाएगा? केंद्र में और प्रांतों में। आज के समय में हमारे यहाँ पाई जाती है कि केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची यानी राज्य सूची पाई जाती है ना? तो ऐसे ही क्या था यहाँ पर भी विषयों का बँटवारा किया गया पहली बार कि कौन से विषय केंद्र के पास रहेंगे और कौन से राज्य के पास रहेंगे। तो केंद्रीय विषयों में कौन से रखे गए अगर आपसे बोला जाए तो जो राष्ट्र के विषय होंगे या राष्ट्रीय विषय होंगे उन्हें रखा जाएगा, ठीक है? जैसे विदेश संबंध है, सेना है, रेल है, आयकर है, इनकम टैक्स, डाक तार है, जहाजरानी है, ये सब क्या है आज के समय में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे केंद्र के पास ही हैं ये सारे मंत्रालय, ठीक है? और स्थानीय सरकारों का मतलब है प्रांत, ठीक है? क्या मतलब है? प्रांत। प्रांत का मतलब है जो ब्रिटिश प्रांत थे उनका, ठीक है? तो ब्रिटिश प्रांतों को क्या-क्या अधिकार दिए गए? जैसे हेल्थ का है, शिक्षा, एजुकेशन है, जेल है, एग्रीकल्चर है, सिंचाई, ठीक है? सिंचाई है, पुलिस है और कह सकते हो मेडिसिन, ये सब किसमें थे? ये राज्य के विषय थे। आज के समय में अगर देखा जाए, अगर जो 1942 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में अगर देखा जाए तो वहाँ संशोधन होके जो शिक्षा है या हेल्थ है, ये किसमें डाल हेल्थ तो अभी भी राज्य का है, शिक्षा किसमें डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। अभी भी देखो इस शिक्षा को छोड़कर ये सब किसमें है? राज्य सूची में ही है। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि तब भी स्थानीय सूची में रखे गए यानी राज्य सूची में रखे गए, आज भी राज्य सूची में ही है। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है संवैधानिक विकास का, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो प्रांतों में और केंद्र में विभाजन कर लिया हमने, राष्ट्र में सेना है, रेल है, विदेश संबंध है, डाक तार है, जहाजरानी है और प्रांतों में क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जेल, कृषि, सिंचाई, पुलिस इत्यादि ये सब रहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ और प्रावधान किए गए थे इसमें केंद्र में ही, ठीक है? तो केंद्र के प्रावधान और हम कुछ देख लेते हैं। जैसे हमको पता है कि केंद्र में बात की गई कि अब जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ावा दिया गया, यानी और विस्तारित किया गया। आपको पता है सिखों को दे दिया गया, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार ही चल रहा है। केंद्रीय सरकार या केंद्रीय विधानमंडल। तो केंद्रीय सरकार में एक बात क्या की गई कि अब और ज़्यादा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या कह सकते हो सांप्रदायिक तरीके की और बात बढ़ाने के लिए की गई। तो कह सकते हो सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया। जैसे सिखों सिखों को, अब आपको पता है सिखों को अलग से वोटिंग के अधिकार दिए गए नहीं दिए गए? सिखों हैं, आंग्ल भारतीय हैं, आंग्ल भारतीय, ठीक है, ईसाई है, इन सबको क्या किया गया अलग से, जैसे
1909 के अधिनियम में मुस्लिमों को अलग से वोटिंग का राइट दिया गया, वैसे ही क्या है यहाँ पर 1919 के अधिनियम में बढ़ाकर ये क्या कर दिया गया, सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और ईसाइयों के लिए ये बढ़ा दिया गया। अगर जो हम नेक्स्ट बात देखें तो यहाँ पर सबसे पहली बार, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहली बार ध्यान रखना, ये पहली बार अधिकार मिल रहा है महिलाओं को मत का अधिकार मिला, यानी वोटिंग का राइट मिला। वोटिंग लिख दे रहे हैं, वोटिंग का राइट मिला, वोटिंग का अधिकार मिला। अधिकार मिला। ध्यान रखना, ये अभी सेपरेट वोटिंग का अधिकार नहीं है, जैसे यहाँ पर सिखों को है या आंग्ल भारतीयों को है या मुस्लिमों को, वो 1935 के अधिनियम में आएगा, ठीक है। यहाँ पर पहली बार वोट डालने का अधिकार मिल रहा है, ठीक है, पहली बार वोट डालने का अधिकार महिलाओं को मिल रहा है, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कह सकते हो समितियों के गठन की शुरुआत की गई। क्या किया गया, समितियों के गठन की शुरुआत की गई। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि 1921 में, एग्जाम्पल में लिख लो, 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना या समिति का गठन लोक लेखा समिति का गठन कई बार पूछा गया है। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया, तो 1921 में किया गया। इसीलिए लोक लेखा समिति को सबसे पुरानी समिति बोला जाता है। अगर जब आपसे पूछे कि कौन सी समिति है जो आज के समय पर है वो सबसे पुरानी है, तो कौन सी है, लोक लेखा समिति है। आप याद रखेंगे इसको। एक और बात लिख लो इस पर, कर अब इसमें गवर्नर को एक और अधिकार दिया, यानी वायसराय को एक और अधिकार दिया गया। वो अधिकार क्या था कि आपातकाल के समय अध्यादेश की व्यवस्था और की गई। ध्यान रखना, 1861 के में अध्यादेश की बात की गई थी, लेकिन वो क्या था, वो जब उसकी परिषद के या कोई मान लोक महत्व के मामले हो तब दे सकता था। यहाँ पर क्या है, आपातकाल लगा हुआ है, यानी आपातकाल स्थिति में। तो आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये अध्यादेश कौन ला सकता था, तो वायसराय को यह अधिकार था कि अध्यादेश ला सकता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है, क्या है, वायसराय ला सकता है। ठीक है, देखो इसमें पहली बार ही क्या किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी डायरेक्ट वोटिंग की बात की गई। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो वो कहाँ से हो रही है, 1919 के चुनाव के बाद। तो लिखो इसमें, पहली बार प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई, तो 1919 के अधिनियम में। जैसे किस किस आधार पर की गई, आधार क्या था इसका, अगर आधार की बात बोली जाए तो आधार था शिक्षा था, संपत्ति था, ये सब क्या थे, आधार थे। टैक्स था, ठीक है, आदि। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब की जा रही है, तो 1919 के अधिनियम में की जा रही है, इस चीज़ को याद रखना। और ये आधार क्या थे, तो शिक्षा था, संपत्ति था, कर था, ये सब आधार दिए गए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जो हमारे नरेश थे, नरेश मतलब राजा थे, वो पहली बार ब्रिटिश सरकार से कैसे जुड़े, या कह सकते हो वायसराय की अध्यक्षता में एक, ऐसे ऐसा कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वायसराय के अध्यक्षता में एक नरेश मंडल की स्थापना की गई, है ना? तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली बार पहली बार वायसराय वायसराय की अध्यक्ष अध्यक्षता में अध्यक्षता में नरेश मंडल नरेश मंडल का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार नरेश मंडल का गठन कब किया जा रहा है, तो वो 1919 के अधिनियम में किया जा रहा है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखो इसमें एक और बात की गई, देखो नरेश मंडल का कहने का तात्पर्य है जो हमारे यहाँ पर राजा रजवाड़े थे, ठीक है, उनको ही नरेश बोला जा रहा है, यानी उन्हीं के लिए सबको इकट्ठा करने के लिए एक मंडल की स्थापना की गई, जो उसका अध्यक्ष कौन था अगर पूछा जाए तो वायसराय था, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात और की गई कि अब इसमें पहली बार केंद्र व प्रांत का अलग 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 बजट पेश करने की या तैयार करने की बात की गई। यानी कहने का तात्पर्य है कि पहली बार अब ये हो रहा है कि राज्य सरकारें अपना बजट पेश कर सकती हैं अलग से, और केंद्र सरकार अपना केंद्र का बजट पेश करेगी। अभी तक क्या हो रहा था कि केंद्र सरकार ही सारा बजट बनाती थी। अब पहली बार बजट पेश करने का अगर राज्यों को अधिकार मिला तो कब मिल रहा है, 1919 के अधिनियम में मिल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों को बजट पेश करने का यानी अपना बजट खुद का बनाने का कब अधिकार मिला, तो वो 1919 के अधिनियम में मिला। यानी कह सकते हो केंद्रीय बजट पहली बार अलग किया गया राज्यों के बजट से। तो दोस्तों हमने देखा कि केंद्र हमारे यहाँ पर जो सचिव स्तर पर, भारत सचिव स्तर पर क्या परिवर्तन हुए और केंद्र स्तर पर क्या परिवर्तन हुए। अब हमारा कर्तव्य है कि अब हम क्या देखें, प्रांत सरकार के यानी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनमें क्या परिवर्तन हुए। तो अब हेडिंग डाल लो, प्रांतीय सरकार में परिवर्तन। पहली बात तो परिवर्तन यही देख लिया आपने कि उन्हें बजट पेश करने की शक्ति मिल गई, ठीक है, यानी वो अपने हिसाब से अपना बजट बना सकते थे, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से अपना बजट जब बना सकेंगे तो अपने हिसाब से अपनी योजनाएं बना सकेंगे, ठीक है। तो कह सकते हो यहाँ पर, यहाँ डाल ले रहे हैं प्रांतीय, हेडिंग डालो, आप लोग भी लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ का स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाएगा आपको, है ना, यहाँ का स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि अब जब हम भी आपके साथ साथ में लिख रहे हैं, देखो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि सर लाइव आया है करो, तो लाइव हम आएंगे, लेकिन अभी क्या है, कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हैं, हम सोचते हैं कि आपको कम समय लगे उसमें, इसीलिए हम पहले बोर्ड पर लिख के उसके बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। या मान लो हमारी जो क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास है, उसमें से हम आपका क्या है, सिर्फ रिकॉर्डिंग वाला यानी रिवीजन रिवीजन वाला हम एरिया डालते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखो, क्यों, क्योंकि आपका समय बचाने के लिए हम यहाँ पर जो क्लास ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इसीलिए आपका समय कम करने के लिए डाला था। और लाइव भी आएंगे, टेंशन मत लो, है ना, जल्दी ही आप लोगों का सपोर्ट बना रहे बस,
ठीक है? तो प्रांतीय सरकार में क्या हुआ, पहली बात तो क्या हुई हमने अभी देखा कि इन्हें अपना बजट पेश करने की, अपना बजट बनाने की शक्ति प्राप्त हुई, शक्ति प्राप्त हुई। अपना बजट बनाने की शक्ति प्राप्त हुई। दूसरी बात, अब हो क्या रहा है प्रांतीय स्तर पर, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आरक्षित और हस्तांतरित विषय बना दिए। कह सकते हो प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया। कई बार पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के थ्रू लगाया, तो वो 1919 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, द्वैध शासन आ गया। कौन सा? द्वैध शासन, द्वैध शासन। अब द्वैध शासन होता क्या है, अगर आपको पता हो तो इसमें क्या होता है, हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कह सकते हो अधिकार होते हैं, उनको बंटवारा कर दिया जाता है। उनका बंटवारा करके कुछ चीज़ें क्या है उसमें रिजर्व रख दी, जो कि गवर्नर था राज्यों का, उसे मिल गया, और जो हस्तांतरित थे वो निर्वाचित सरकार को मिले। तो ये चीज़ हम देखते हैं। इसमें क्या है, आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित, ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित, यानी कह सकते हो ये क्या, रिजर्व और ये ट्रांसफरेबल, यानी ये ट्रांसफर हुए, अधिकार कर दिए सरकार ने, और ये क्या है, आरक्षित रखे। कहने का तात्पर्य है इसमें दो तरह की राज्य सूची के विषय भी दो तरीके से बांट दिए गए। यानी केंद्र ने जो राज्य सूची में बनाए थे विषय, आज के समय जैसे देखो अभी हमारे राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची के विषय अगर जो हमें राज्यों को मिले हुए हैं, अब इसमें गवर्नर हमारा ये कहें कि ये वाले सब्जेक्ट तो क्या है, निर्वाचित सरकार आई है, वो नहीं हम किसी को देंगे, ये इस पर अधिकार हमारा ही हुआ है, गवर्नर का होगा। और कुछ सब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं, यानी कुछ आरक्षित रखने के बाद और सब्जेक्ट आपको दे रहे हैं, यानी और विषय आपको दे रहे हैं, इस पर आप कानून बनाओ, कुछ भी करो। वो निर्वाचित सरकार को दे दिए गए, मुख्यमंत्री को दे दिए गए, कह सकते हो। तो यही तरीका क्या था, यहाँ पर था। तो यहाँ पर आरक्षित विषय में कानून बनाने का अधिकार किसका था, तो कह सकते हो ये गवर्नर का अधिकार। किसका? गवर्नर का अधिकार था, ठीक है, कानून बनाने का। यहाँ पर किसका अधिकार था, तो यहाँ निर्वाचित सरकार निर्वाचित सरकार का अधिकार था। यानी इस पर कोई निर्णय लेगी, जो सब्जेक्ट अभी बताने जा रहे हैं हम, उन पे कौन लेगा, गवर्नर निर्णय लेगा, और इन पर हस्तांतरित पर निर्णय कौन लेगा, तो ये लेगा निर्वाचित सरकार। अब इसमें सब्जेक्ट क्या थे, यानी विषय क्या थे, आज हम बात करें कि विषय क्या थे इसमें, तो विषय अगर देखा जाए तो इसमें कौन से विषय हो सकते हैं, जैसे वित्त, यानी पैसे पर तो कब्जा रखेंगे ही रखेंगे, वित्त, और क्या हो सकता है, पुलिस, प्रशासन, पुलिस, प्रशासन, प्रशासन, और क्या हो सकता है, गृह, मतलब होम मिनिस्ट्री, गृह आदि विषय क्या दिए गए, इनको दिए गए, ठीक है। सारे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि सारे तो हर चीज़ लिखोगे पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं पढ़ पाओगे। हमें चीज़ें, हमें को क्या करना है, देखो हमें बहुत ज़्यादा विषय विशेषज्ञों की तरह बन काम करने की आवश्यकता नहीं है, यानी हमें विषय विशेषज्ञ नहीं बनना। देखो हम विषय विशेषज्ञ हो सकते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी, हमारा तो नेट जेआरएफ सब इसी से हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम तो बन सकते हैं विषय विशेषज्ञ, लेकिन आपको कंपटीशन के एग्जाम के लिए विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, इस चीज़ का आपको याद रखना होगा। अगर विषय विशेषज्ञ बनना है तो फिर आप पीएचडी करो, जाके हमारी तरह आके काम करो, रिसर्च करो, तो वो सब काम हो सकते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पर तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आप उसमें विषय विशेषज्ञ बनना है तो आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाएंगे, पर ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, ये कौन से आरक्षित विषय थे,
तो वित्त था यानी फाइनेंस था, पुलिस था, प्रशासन था और होम मिनिस्ट्री यानी गृह, ये सब क्या थे? गवर्नर के अंडर थे। निर्वाचित सरकार के अंडर कौन से हो सकते हैं, आप अंदाज़ लगाओ? पैसा तो दे नहीं रहे ये लोग, है ना? पैसे का तो काम खत्म कर दिया इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है? जैसे कह सकते हो शिक्षा है, शिक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य हो सकता है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य और क्या-क्या हो सकता है? कृषि हो सकती है ना? सिंचाई हो सकती है, कृषि, सिंचाई, कृषि, सिंचाई और और क्या पंचायतें हो जाएँगी, है ना? पंचायतें भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। पंचायतें आदि। ये सब विषय किसके थे? निर्वाचित सरकार के। तो दोस्तों हमने देखा कि केंद्रीय स्तर पर बदलाव क्या हुए और गृह सरकार के लेवल पर बदलाव क्या हुए और प्रांतों में बदलाव क्या किए गए। देखो इसमें 3-4 चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, दोबारा हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। पहली बात आपको याद रखनी है कि जो भारत सचिव और उसकी परिषद थी, उसके जो वेतन-भत्ते थे, वो अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने लगे। दूसरी बात, यहाँ एक उच्चायुक्त का पद बनाया गया और तीसरी बात, एक जो महालेखाकार का एक पद बनाया गया और केंद्र सरकार में बात आ जाए, तो यहाँ पर क्या हुआ, द्विसदनीय विधायिका बनी। द्विसदनीय विधायिका में अगर देखा जाए कि ये काम एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस कर रहा था और हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं, वो ध्यान रखना है कि यहाँ पर समितीय प्रणाली की स्थापना हुई। किसकी? समिति प्रणाली की स्थापना हुई और समिति प्रणाली की स्थापना के साथ ही क्या है 1921 में आपको पता है क्या बनना है? लोक लेखा समिति बन रही है, इसीलिए वो सबसे पुरानी समिति है। और हमने एक और चीज़ देखी कि यहाँ पर क्या है प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो रही है और जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो रही थी। अच्छा एक पॉइंट रह गया है, वो आप लोग उसमें केंद्र सरकार वाले में लिख लेना, हमें याद आ रहा है कि केंद्र सरकार वाले में एक पॉइंट और लिख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार वाले पर एक व्यवस्था की गई कि एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई, सॉरी इसके लिए ये याद नहीं रहा था। लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, ठीक है? इसी के आधार पर आप देख रहे हो कि एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हो रही है, वो कब हुई थी? अगर बोला जाए तो 1926 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कौन-सी समिति के आधार पर हुई थी या कौन-सा आयोग था, तो ली कमीशन था। कौन-सा था? ली कमीशन था। ली कमीशन की सिफारिश पर, ठीक है? ली कमीशन की सिफारिश पर ये क्या हो रही थे, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 1926 में, ठीक है? तो अब हम देखते हैं 1935 के अधिनियम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम काम करेंगे थोड़ा, अब आपको हम वो भी बता देंगे, ये साइमन कमीशन, ठीक है? वो भी संवैधानिक विकास का ही एक हिस्सा है। वैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं लेकिन हम यहाँ बताएँगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह का तो सिस्टम रहा नहीं है। चलो अब हम देखते हैं क्या, साइमन कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन। दोस्तों साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, वो 1919 का जो अधिनियम था, उसकी जाँच के लिए किया गया था, ठीक है? आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो 1919 के अधिनियम में दोस्तों चलिए अब देखते हैं साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ, वो 1919 के अधिनियम की जाँच करने के लिए किया गया था। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कब किया गया, तो 1927 में किया गया। देखो ये होना था कितना 10 वर्ष बाद, लेकिन उससे 2 वर्ष पहले ही हो गया, ठीक है ना? कितना 2 वर्ष पहले ही हो गया।
तो एक इसकी ये भी समस्या थी। अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में हो गया, लेकिन ये भारत में कब आया? तो भारत में आया 3 फरवरी 1928 को। स्थान क्या था? बम्बई था। और बम्बई में इसके काले झंडों के साथ गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक, ये नारे लगाए गए थे। हमने हिस्ट्री में देखा है और आप लोग को भी बताएंगे, हम हिस्ट्री अलग से पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो साइमन कमीशन आया कहाँ पर भारत में? 3 फरवरी 1928 को बम्बई में। अब साइमन कमीशन के सदस्य की बात की जाए, कितने थे इसमें आयोग में? 7 सदस्यीय आयोग था। इसमें से एक अध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष का नाम क्या था? सर जॉन साइमन था। ये जो थे हाउस ऑफ कॉमन, यानी वहाँ का निचला सदन, उसके उदार दल के, यानी कह सकते हो लेबर पार्टी के क्या थे? सदस्य थे। अगर देखा जाए जो 6 सदस्य थे अन्य, तो उनमें कौन-कौन थे? तो बर्नहम, डोनाल्ड हावर्ड, ये तो दोनों थे हाउस ऑफ लॉर्ड से, जो कि कंजर्वेटिव दल से थे। और एटली और हार्डसन, बर्न हार्डसन, ये थे लेबर पार्टी से दोनों। और जॉन लेन फॉक्स और एडवर्ड कैडागन, ये दोनों थे कंजर्वेटिव पार्टी से। और ये जो थे, जो चारों थे, वो कहाँ से थे? लोअर हाउस से थे, ये अपर हाउस से थे। ठीक है, अब ये इसमें जॉर्ज लेन फॉक्स तो इरविन का साला ही था, आप लोगों को पता है। तो ये तो क्या था, इसकी स्ट्रक्चर था। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन साइमन कमीशन के कारण क्या थे? कारण ये थे, आपको पता है कि वहाँ पर ब्रिटेन में चुनाव भी होने वाले थे। और दूसरा कारण क्या था कि 1919 का अधिनियम की जांच करनी थी। तो ये सारी चीज़ें उस पे दबाव डाल रही थी सरकार पर। तो उसी चीज़ को देखते हुए साइमन कमीशन का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन के बहिष्कार की भारत में बात कहाँ की गई, तो आपको पता है कि 1927 को इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें बात की गई कि साइमन कमीशन की हम आलोचना करते हैं। लेकिन मद्रास का जो दिसंबर 1927 में जो अधिवेशन हुआ, उसमें अंसारी जी अध्यक्ष थे और उसी में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। अब बात की जाए कि बहिष्कार के कारण क्या थे, तो इसमें ना तो कोई भारतीय सदस्य था। देखो, आपको कहीं कोई भारतीय सदस्य दिख रहा है? कोई भारतीय सदस्य नहीं है। और ये 2 वर्ष पहले भी गठित हो गया था। तो ये सारी चीजें क्या थी? इसके बहिष्कार के कारण थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और अगर आपसे बात की जाए कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत पर ये प्रभाव पड़ा कि भारत को इन्होंने क्या किया कि एक चैलेंज भी दिया था कि आप भारतीय लोग संविधान नहीं बना सकते। जब इसका कह सकते विरोध हो रहा था, तब इसमें चैलेंज दिया गया अंग्रेजों द्वारा कि भारतीय लोग संविधान नहीं बना सकते। उसी को अभी हम आगे देखेंगे भी, नेहरू रिपोर्ट। तो वहाँ पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यानी एक संविधान समिति की स्थापना हो रही है। उसी को नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसे। पहले तो अब साइमन कमीशन देखो। तो ये बात हुई। दूसरी बात ये थी कि इसकी जो सिफारिशें थीं, उसी के आधार पर गोलमेज सम्मेलन हुए। और गोलमेज सम्मेलन जो हुए और इसकी सिफारिश थी, उन्हीं दोनों के आधार पर 1935 का अधिनियम आता है। ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब इसकी सिफारिशें क्या थी, अगर आपसे पूछा जाए, तो इसकी पहली सिफारिश तो ये थी कि जो विधानसभा है, यानी जो विधान बनाने वाली संस्था अभी हमने पढ़ी थी, वो द्विसदनी ही रहनी चाहिए। दूसरी बात, प्रांतों को स्वायत्ता दी जाए, यानी जो प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत, उन्हें क्या है, थोड़ा फ्री किया जाए। और तीसरी जो बात थी वो क्या थी कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए और बम्बई से अलग कौन किया जाए, सिंध अलग किया जाए, कि सिंध प्रांत बम्बई के अंडर ही आता था। जो आज के समय में गुजरात है और सिंध प्रांत वाला था एरिया, सब बम्बई प्रांत के अंतर्गत आता था। बम्बई आज के समय जैसा बम्बई नहीं था, आज तो बहुत छोटा है। ठीक है, उस समय बहुत बड़ा था बम्बई प्रांत। तो बम्बई प्रांत के अंतर्गत आता था कौन सा, जो सिंध प्रांत, उसे भी अलग किया जाए। आप देख रहे हो कि 1935 में बर्मा को अलग भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी की सिफारिश पर वो किया गया। ठीक, और उसके बाद में इसने बोला कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, यानी जो कम्युनल तरीके से वोटिंग के राइट दिए जा रहे हैं, उसमें क्या है तो खराब, मतलब देखो खराब भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जारी रहना चाहिए। ये सब क्या थे, इसके सुझाव थे। एक सुझाव ये भी दिया था कि 10 वर्ष बाद इसकी जांच होती रहे, प्रति 10 वर्ष पर, लेकिन ये कोई खास सुझाव नहीं था। तो इसी की कह सकते हो चैलेंज में हमने नेहरू रिपोर्ट बनाई, यानी भारतीयों ने। वो नेहरू रिपोर्ट देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेहरू रिपोर्ट।
नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, जैसे कि हम लोगों को पता है। और 1928 में जो रिपोर्ट आई थी उसका भी एक कारण था। आपको पता है जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था भारत में, तो उस समय के जो भारत सचिव, यानी उस समय के भारत सचिव जो कौन थे कि लॉर्ड बार्कनहेड, इन्होंने कहा कि भारतीयों में इतना कह सकते हो माइंड नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है भारतीय जो कि अपना संविधान बना सके। तो कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगी और कांग्रेस ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। और जब चुनौती को स्वीकार किया तो इसी के लिए एक दिल्ली में सम्मेलन बुलाया गया कांग्रेस का। इसी के आधार पर एक नेहरू समिति बनी थी और नेहरू समिति में 10 मेंबर थे, अध्यक्ष समेत। तो एक तो अध्यक्ष थे, इसके जो जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, ये कांग्रेस से थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और अगर बात की जाए कि इसमें और कौन-कौन से सदस्य थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी कांग्रेस से ही थे। जी आर प्रधान थे, वो हरिजन संघ से थे। और एम एन जोशी थे, वो श्रमिक संघ से थे। तेज बहादुर सप्रू थे, वो उदारवादी दल से थे। और सरदार मंगल सिंह जो थे वो सिख थे। और एम आर जायकर जो थे हिंदू सभा से थे, हिंदू महासभा से। और एम अड़े थे, वो भी हिंदू महासभा से थे। और दो मुस्लिम लीग से थे, वो कौन थे, स्वाब कुरैशी, ये भी मुस्लिम लीग। और सर अली इमाम, ये भी मुस्लिम लीग से थे। और इसके जो सचिव बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इस चीज को याद रखना। तो सचिव कौन थे, अगर सचिव की बात की जाए तो सचिव जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो क्या थे, इसके सचिव थे, इस चीज को याद रखना। अब आप बात करो कि ये जो रिपोर्ट आई उसका आउटपुट क्या निकला। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि हम लाए क्यों थे, तो हमने अंग्रेजों की जो चुनौती थी वो स्वीकार की। अब हम लाए तो अब इसने काम किया, तो उसका आउटपुट क्या निकला। देखो, मुख्य रूप से इसने बात की थी कि हम अधिकारों को 3 रूप से बाँटते हैं। कैसे? मूल अधिकारों को। और दूसरी बात की तो भारत में स्थिति क्या होगी भाषा की। और तीसरी बात की थी कि हिंदू मुस्लिमों के बारे में संबंध क्या होंगे। तो उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंटों को लिख लिया है। जैसे इसमें बात की गई थी कि 19 मौलिक अधिकार रखे जाएँ। कितने रखे जाएँ? 19 रखे जाएँ। 19 में भी ऐसा कहा गया कि धार्मिक हो, व्यापार हो, इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और देखो, आज भी हम देखते हैं धार्मिक अधिकार की बात की जा रही है। आज भी हमारे पास फंडामेंटल राइट में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात की है। व्यापार वाणिज्य की बात की जा रही है आर्टिकल 19 में, 19 में। तो वो भी देखो इसमें दिखाई दे रही है, तो उसमें भी थे। ठीक है? और उसके बाद में कहा गया भारत में संसदीय शासन की स्थापना की जाए। आज भी देखो हमें दिखाई देता है भारत में संसदीय शासन है। ठीक है? और बोला गया कि 21 वर्ष, यहाँ पर लिखो, 21 वर्ष के लोग क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि उस समय संविधान यानी जो बनाया गया, ये समिति ने जो बनाया, उसमें कहा है 21 वर्ष के जो भी हैं लोग, सारे लोग क्या करें, मतदान कर सकते हैं। ऐसा अधिकार रखे गए, हम सबका मतदान का अधिकार होगा। और आप लोगों को पता है कि संविधान जब लागू हुआ था तब हमारे यहाँ 21 वर्ष के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। वो तो बाद में हमने क्या किया, 61वें संविधान संशोधन के तहत हमने बाद में बदलाव किया कि 18 वर्ष की उम्र करी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फिर इसने बोला प्रांतों का निर्माण किस आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा। ये चीज़ याद रखना। प्रांतों का निर्माण ये किस आधार पर करवा रहे हैं, भाषा के आधार पर करवा रहे हैं। ठीक है? और उसके बाद कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या होगा, समापन होगा। जो कि अभी तक चलता आ रहा था, उसका इन्होंने कहा हम समापन करेंगे अगर जो हम संविधान हमारे हिसाब से ऐसे सरकार चलेगी तो। ठीक है? अब बताओ, अब मुस्लिम लीग अगर विरोध करेगी तो एक कारण तो ये हो गया क्योंकि उसका सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त हो गया। दूसरी बात, इसमें कहा गया कि पंजाब और बंगाल के मुसलमानों को कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखे जाएँगे, आरक्षित नहीं रखे जाएँगे। क्यों नहीं रखे जाएँगे? क्योंकि बंगाल में और पंजाब में दोनों जगह मुस्लिम बहुमत में थे, तो फिर उन्हें आरक्षण की क्या ज़रूरत? है ना? आरक्षण की तो कोई ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि वो स्थान आरक्षित नहीं रखे जाएँगे, कहाँ-कहाँ? पंजाब और बंगाल में। और इसमें कहा गया कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए। इसमें भी कहा गया सिंध को बम्बई से अलग किया जाए। अगर आपसे पूछा जाए सिंध को बम्बई से अलग करने की बात, तो उसमें भी हो रही थी, किसमें?
साइमन कमीशन की रिपोर्ट में और एशनेवी का, क्योंकि प्रशासन के हिसाब से बहुत बड़ा पड़ रहा था, इसीलिए सिंध को अलग करने की यहाँ पर भी बात की गई। इन्हीं सब चीज़ों के कारण अब होता क्या है कि देखो, एक तो सांप्रदायिक निर्वाचन और ये पंजाब वाला, इन 2 इश्यूओं के कारण मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और जिन्ना ने, आपको पता है, 29 मार्च 1929 को मुस्लिम जो अधिकार सुरक्षित करने के लिए अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसे हम कहते हैं 14 सूत्री प्रोग्राम या 14 सूत्री यानी प्रस्ताव, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, 14 सूत्री प्रस्ताव जो मुस्लिम लीग ने प्रस्तुत किया, कह सकते हो जिन्ना ने प्रस्तुत किया, वो किया था। क्यों? क्योंकि इसके विरोध में है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये रिपोर्ट किसी महत्व की नहीं रही, लेकिन बाद में जब हमारा संविधान बना तो हमने इस रिपोर्ट को भी आधार बनाया। ठीक है, इसीलिए हम आज पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1935 का अधिनियम और उससे देखेंगे हम स्वतंत्रता अधिनियम तक।